प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ये नोहा किसी एक शहर एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। करप्शन इतनी बढ़ गई है कि अब मुल्क के ताकतवर तरीन वज़रा भी चीख उठे हैं कि बस कर दो बस। लेकिन सवाल यह है कि जब हुक्मरान खुद शिकायत करने लगे तो फिर आम लोगों के दुखों का मदावा कौन करेगा। ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तूफानी रफ्तार से वायरल हो रहा है। ख्वाजा साहब ने लिखा, मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान सीईओ को फोन किया कि किसी को फोन करें और मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत कर दिया और 80,000 रुपए लिए। गांव वालों ने चंदा जमा करके अदा किया, रसीद किसी ने नहीं दी। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह हाल है एक साबिक बिजली के वजीर का। नाज़रीन, ये शिकवे, शिकायतें और बेबसी सिर्फ ख्वाजा आसिफ तक महदूद नहीं। इस वक्त मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदे पर बराजमान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी करप्शन के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लें। पिछले 3-4 सालों में कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर चला गया, उसके ऊपर बहस नहीं करते। लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते। सीडी में मुझे भी काम होगा तो मुझे भी 10 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे तो काम ठीक होगा। यानी मुल्क का वजीर दाखिला खुद मान रहा है कि ताकत और इख्तियार रखने के बावजूद रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। जब हुक्मरान ही शिकायत करने लगे तो आवाम के दुखों का मदावा कौन करेगा। माजी में हुक्मरान जमात के मियां जावेद लतीफ भी ताकतवर डिप्टी कमिश्नर्स के किरदार पर सवाल उठाते दिखाई दिए। दूसरी तरफ पानी और बिजली के वजीर अवैस लगारी की कहानी भी कमाल की है, जिनकी वजारत के तहत मिलने वाले बिजली के बिलों ने आवाम का जीना महाल किया है। लेकिन हुकूमत ने इस साल फिर उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिया है। लेकिन वजीर बिजली मौसूफ भी एतराफ़ करते हैं कि अपनी वजारत का पूरा जोर लगाने के बावजूद वो अपने हल्के में लोड शेडिंग खत्म नहीं करा सके। बिजली मेरे भी 5 फीडर्स के ऊपर नहीं है, 18 घंटे नहीं है। मैं अपना वजारत का जोर लगा के उसके 18 घंटे लोड शेडिंग तब तक नहीं खत्म कर सकता जब तक वो खुद लाइन लॉसेस, मेरा महकमा ज्यादा एफिशिएंट होकर लोगों की कोऑपरेशन के साथ नहीं खत्म करता। नाज़रीन, ये बेबसी हमें इत्तेहादियों की सफ़ों में भी नजर आती है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में मुबैना कब्जा माफिया, सरकारी जमीनों की बंदर बांट और शहर के मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत, बल्दियाती इदारों और बाज़ सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है। जबकि उनके इल्ज़ामात के जवाब में सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने एमक्यूएम क़यादत पर जवाबी वार करते हुए कहा है कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत का दौर खत्म हो चुका है और कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे में सवाल बस एक है और वो सादा सा है कि जब ताकतवर हुक्मरान खुद करप्शन की शिकायत करने लगे तो आवाम के दुखों का मदावा कौन करेगा। सवाल यह भी है कि हुकूमत चला कौन रहा है, मुंतखब नुमाइंदे या करप्शन करने वाला ताकतवर माफिया। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के मुताबिक 180 ममालिक में पाकिस्तान 46वें करप्ट तरीन मुल्क में शामिल है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके हैं कि दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जहां एहतसाब का इदारा ही सबसे ज्यादा करप्ट है। IMF कहता है अगर पाकिस्तान करप्शन पर काबू पा ले तो GDP की शरह 5 से 6.5% तक जा सकती है। ऐसा नहीं, मुल्क में करप्शन पर काबू पाने के इदारे नहीं, नैब, FIA, FBR, इंटेलिजेंस, एंटी करप्शन, मोहतसिब, ऑडिटर जनरल इदारों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन फिर भी पनामा पेपर्स, पिंडोरा पेपर्स, स्विस लीक्स और दुबई लीक्स जैसे बड़े करप्शन के स्कैंडल सामने आते रहते हैं, जिन पर हर कमीशन बनते हैं और फिर हर स्कैंडल कमिश्नों के इस कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। क्यों? क्योंकि करप्शन करने वालों के खिलाफ हुकूमत के ताकतवर तरीन वज़रा खुद बेबस नजर आ रहे हैं। अगर वही चीख रहे हैं तो फिर आम आदमी किसके दरवाजे पर जाए? आखिर इस निज़ाम का इलाज कौन करेगा? इसी तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नसरुल्लाह मलिक साहब, माजिद निज़ामी साहब, आमिर खाकवानी साहब और सईद काजी साहब मौजूद हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब, अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के मामलात को हल करा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो वज़रा जो सबसे ताकतवर समझे जाते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, माजी में कितनी ही वजारतें रखने वाले, वो बार बार हर कुछ अरसे बाद सोशल मीडिया पर आकर एक ऐसा बयान देते हैं जिससे बेबसी नजर आती है। जब इस किस्म की बेबसी हमें खुद पढ़ने को मिलती है उन लोगों की जानिब से जिन्होंने निज़ाम को ठीक करना है, तो फिर हम क्या समझें ये निज़ाम किस किस्म का है और कौन चला रहा है? देखिए, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ इदारे इनेतात का शिकार हैं। आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है या जो अफसरशाही है वो किसी सूरत भी काम करने को तैयार नहीं है। करप्शन आपके अंदर रच बस चुकी है
और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप कहीं भी काम करवाने चले जाएं, सिफारिश के अलावा या पैसों के अलावा आपका काम नहीं हो सकता। अब ये निचली सतह पे जो करप्शन है, इसको रोकना जो है वो लगता ये है कि हुकूमत के बस में ही नहीं रहा, क्योंकि आपने नीचे ऑफिसर को रोकना है तो आपके ऊपर अच्छे ऑफिसर लगाने पड़ेंगे, उसके ऊपर आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखनी तो आपको मजीद अच्छे अफसर लगाने पड़ेंगे। ये तो एक अलमिया है हमारा कि हमारे यहाँ जो है वो अब करप्शन जो है वो कोई एक बड़ा मसला नहीं रही। दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हों या हुकूमती ज़ोमा हों, मैं समझता हूँ उनको बजाय ये बात कहने के कि जनाब वो ट्विटर पर आकर अगर ये ऐसी बातें कहें तो उनको चाहिए कि वो कैबिनेट में बैठते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करें, वो रिफॉर्म्स की बात करें, वो इदारों को बेहतर करने की बात करें। जिस तरीके से उनके ट्वीट के बाद अगर अफसरान वापडा के एहलकार मुअत्तल हो गए हैं, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? और क्या ये ख्वाजा आसिफ साहब की शिकायत के ऊपर मुअत्तल होंगे? बाकी आम आदमी जो है वो रोजाना पैसे देके अपने काम करवाएगा। कोई सरकारी महकमा ऐसा नहीं है जहां पे आप पैसे दिए बगैर काम करवा सके। ये हमारा अलमिया है और ये इस पे जो है मेरे ख्याल में एक तरफ से हम अफसरान को भी गिला शिकवा कर सकते हैं, दूसरी तरफ अवाम भी ये चाहती है। आप देखें कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना चाहता, कोई ये चाहता नहीं है कि उसे जो है वो प्रॉपर टैक्स वो दे, वो पैसे दे के जान छुड़ाना चाहता है। और इदारों के अंदर रिफॉर्म्स ना होने की वजह से आपका जो टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, जो एफबीआर है, एफबीआर के अफसरान जब लोगों के पास जाते हैं उनको रास्ते दिखाते हैं कि आपने सरकार को कोई पैसे देने, आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपकी जो है अंडर कर दूंगा, सारी इनकम टैक्स जो है वो उसको थोड़ी शो करके आपका टैक्स बचा दूंगा। तो ये पूरे आवे का आवा एक बिगड़ा हुआ है। इसको ठीक किसने करना है? जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं या जो माजी में हुकूमत में थे। इसलिए हुक्मरानों को रोने की बजाय एक्शन लेने चाहिए। काजी सईद साहब, आपको क्या लगता है प्लेटफॉर्म गलत चुना ख्वाजा आसिफ साहब ने? जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को बताते, काबीना में बताते, मामला हल हो जाता। और दूसरी बात यह है कि हम हमेशा बात करते हैं कि अवाम पर जो बोझ डाला जा रहा है वो करप्शन कम करके उसको बांटा जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो माफिया कह लें या वो नेटवर्क कह लें, वो इतना ताकतवर है कि उसको कंट्रोल अब नहीं किया जा सकता। पहले तो ये कि जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी तो अंग्रेजी का एक फिक्रा है, लुक हु इज टॉकिंग। एक दान का पर्चा हुआ करता था मानामा, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू छपा था जब वो वजीर बराए पानी और बिजली थे, और उनको मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यार भैया बिजली नहीं बन रही, वो यहाँ पे डे लाइट रॉबरी या दिन दिहाड़े डकैती हो रही है, जिस वक्त वो खुद इंचार्ज थे वजारत के। एक बात। दूसरी बात कि अगर ये हुकूमत जो जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, लेस्को, गैपको, जिसके सारे चेयरमैन, जिसके हेड ये खुद लगाते हैं, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है मुझे ज्यादा इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। अब दो बातें हो सकती हैं लॉजिकली। एक तो हुकूमत बड़ी मजबूर और महपूर है, तो इस्तीफा देके घर जाओ वो करियाने की दुकानें चलाओ, जो बेसिकली तुम्हारा धंधा है, माल बनाओ, ये जो तुम्हारा काम जो सारी उम्र आपने किया, ये जो आज किया धरा है बेसिकली ये आपका। अजय अब इसको तो छोड़ दिया। बिजली इंडिया में 3 रुपए की यूनिट है, यहाँ पे ये लैक पुत्र जड़े जिन्हें मुआहदे करके आए सन सिंस 93 to 2016 हुण बैक उत्ते बैक रो रहे मगरमच्छ की तरह, एज इफ इन्हें पता ही नहीं है। ये मुआहदे खुल जाएं और कोई मुल्क हो जहां पे इंसाफ का कोई नाम लिया जा सकता है तो ये जेलों में हों, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जहां पर आपका कमेंटेरियट टीवी पे आके ये दलाइल दे कि भाई 2024 में अगर इलेक्शन चोरी हो गया था तो 2018 में भी तो हुआ था। यानी लुक एट द लो लेवल ऑफ द यानी आर्गुमेंटेशन। ये कैसी 18 में कत्ल हुआ था तो 24 में भी कत्ल हुआ है जी। 3.5 साल 1947 से लेकर 2018 तक जो काम हुआ वो 2018 में जो बर्बादी ईरान ने की वहां हुई, उसमें भी हुई। बट बात यह है कि और आखिर इसका कंक्लूजन, या अगर आप इतने बेबस हैं ब्यूरोक्रेसी के सामने जिसको आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं तो आप घर चले जाएं। इसका दूसरा एक ही नतीजा निकलता है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप पे करप्शन ना हो, टॉप पे वारदात ना हो, नीचे जुर्म नहीं किसी की कोई कर सके। जब आप खुद कब्जे करें, हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, ठेके बेच रहे हैं, बच्चे आपके आईपीपीज में लूट मार का उद्यम मचा रखा है, तो रोते हो यार तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हो ये बातें करके कि जनाब हो देखो जी 80,000 रुपया ले लिया।
यानी यानी कुछ सितम इससे बड़ा हो सकता है कि भाई तुम मुझे कह रहे हो एग्जेक्टिव पावर तुम्हारे पास है, तुम जमहूरियत के बड़े माशाल्लाह सुर्खेल हो। नो, इसका एक ही नतीजा है, वही बात कि अगर ऊपर वारदात ना हो, अगर 2 नंबर मुआहिदे ना, आप मुझे बताएं एक ब्यूरोक्रेट क्यों ना पैसे कमाए जब उसे पता हो कि इस मुआहिदे में सब 2 नंबरी, और ये क्यों नहीं खोलते, ये IPPs क्यों नहीं खोलते? तो वो भी खाएगा, नीचे वाला भी खाएगा। ये आपने एक जिस तरह वो फिल्म थी ना कंपनी, जिसमें उसने दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा था कि ये वो बंदा है जिसने अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बना दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने करप्शन को एतबार दिया, वे ऑफ लाइफ बना दिया। किसी जगह किसी महकमे में चले जाएं, फाइल हिल ही नहीं सकती जो आप चवानी ना दें, या जो भी उसको यानी चाय पानी का नाम देकर, कोई भी नाम देकर, लेकिन आप अपना लीगल काम भी उसी तरह करवाते हैं। खाल उतारें मगर रोया ना करें हमारे सामने आके, हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़कें, बस कुछ ना। ठीक है, हम मार खा रही है अवाम माशी दहशत गर्दी का आपने बाजार गर्म कर रखा है, अवाम पर आए रोज आप मैशत की अटैक करते हैं और साथ ये कहते हैं अवाम मर गए, हम कितने बेबस हैं। अच्छा, तो प्लीज डोंट इंसल्ट। ठीक है, आप समझते हैं कि इसका हल ये है कि फिर जिससे हल नहीं हो रहा वो घर चला जाए। आमिर खाकवानी साहब, आपको लगता है कि यही हल है? एक तो ये ट्वीट जब आपने पढ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, तो पहला आपका तासुर क्या था ये भी जानना चाहूंगा, और दूसरा क्या यही हल है कि अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो घर चले जाएं, क्योंकि जो इनसे पहले थे उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो क्या गारंटी है आने वालों से कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, मुझे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़ाहिर बात है ट्वीट पढ़ के हमें भी एक तरह की हंसी आई और दुख हुआ, लेकिन बहरहाल मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की थी, ख्वाजा आसिफ ने जो बात की, बतौर वजीर तो और हुकूमत के चूंकि हिस्सा है, उनके काम ये चीजें ठीक करना, उन पर तनकीद बनती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है तनकीद। लेकिन मैं इस बात पे थोड़ी सी, मुझे अंदर से थोड़ी सी खुशी है कि चलो ये वजीर वो हकीकत जो एक सुफाक हकीकत, तल्ख हकीकत जो हर बच्चा जानता है, लेकिन हमारी हुकूमतें इसको इनकार करती थी, मानती नहीं थी। कम से कम इन्होंने एक एतराफ करके एतराफ तो कर दिया ना कि ये तो मान तो लिया कि ये हो रहा है, ये बाकी ऐसा नहीं कि ऐसा सब अच्छा जा रहा है, ये चीजें इतनी खौफनाक हैं। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला होते अगर वो कहते हैं कि अपने नीचे जो उनके जो हाल है, CDA का जो हाल है, जो उन्होंने कहा, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, या भी ख्वाजा आसिफ ये बात कहते हैं, तो वो एक उससे ये पता लग रहा है कि मसलन मामला कितना संगीन है। अच्छा, वैसे कतल कलामी की माजत खाकवानी साहब, ये गिला शिकवा हमारे मुंह से जाए, आपके मुंह से जाए, अवाम के मुंह से जाए तो ठीक लगता है, लेकिन जिन्होंने दुरुस्त करना है वो खुद ये कहें कि हम बेबस हैं, तो फिर तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक बात है, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये दूसरा मरला है। इस पे एक हमारे एक दोस्त, हमारे प्रोफेसर, बड़े स्कॉलर आदमी है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक मजे की पोस्ट की। उन्होंने इशारा किया जमात इस्लामी के वज़रा की तरफ, जब सराजुल हक साहब एक जमाने में वजीर खजाना थे KP हुकूमत में 2013 में, और इनायतुल्लाह सजीर थे, तो उन दिनों अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और अवामी मसाइल की निशानदेही करते थे। तो वो एक साहब जो कॉलम लिखते थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आप वजीर है, आपका काम इनको ठीक करना है, और कॉलम लिखने में मसाइल को बताना नहीं है। उन्होंने क्या, अगर नहीं तो फिर हमें वजीर बना दो और खुद आप कॉलम लिखो। तो बात ये है कि इस तरह की, आपने बिल्कुल ठीक बात है, इनका ये काम इसी दिन ठीक करना है, और अगर मसला उसकी संगीनी सामने आई है तो इनको इस मामले को एक जोरदार तरीके से उठाना, और ये नहीं कि ट्वीट करके अपना कैथारसिस कर दिया या अपने दिल की भड़ास निकाल दी। या अगर मोहसिन नकवी साहब को लगता है कि CDA में अगर ये खराबी है तो उनको ठीक करनी चाहिए ना, सिंपली उन पे तो यही उनकी जिम्मेदारी है। और वो और ये भी नहीं कि आज आए हो, पहले दिन आए हो। अच्छा, ये होता है ना कि अगर आपने अभी बिल्कुल हुकूमत बनी है, पहला हफ्ता है, 10-15 दिन हुए, तो आप माजी के शिकवा करते हैं कि देखें जी पहले इतना गंद रहा है। भाई आप तो मुसलसल हुकूमतों में रहे हैं, और अब तो खासा टाइम हो चुका है। इससे पहले जो PDM की हुकूमत थी वो भी 16 माह की हुकूमत रही, और अब तो खुद साल से ऊपर, बल्कि 2 साल तक ही बनने वाले हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन को काफी टाइम हो गया, तो वो अब तो इनका कोई जवाब नहीं है करने का। तो ये 2.5 साल के अंदर ये सवाल नहीं करना चाहिए था, बल्कि इसका जवाब देना चाहिए था कि हमसे 80,000 रुपया मांगा गया, देखो मैंने ये एक्शन करवा दिया है, अब कोई भी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ ये एक्शन होगा। इसके बरक्स अगर ऐसी कोई ट्वीट आती तो वो हौसला अफजा होती। माजिद निजामी साहब, क्योंकि मामला ये है कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम की तब्दीली के दावे सब करते हैं, इंतखाबी मुहिम के अंदर भी करते हैं, लेकिन इतनी बेबसी कि इस वक्त मौजूदा सेटअप के अंदर हर बंदा, हर वजीर ये कहने पर मजबूर हो गया कि सिस्टम हमसे ऊपर है। ये सिस्टम कैसे गया उन लोगों से ऊपर जो खुद इस सिस्टम को तैनात कर रहे हैं, या जो रखवाली कर रहे हैं, या जो पासबान है?
जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो इस पूरे थीसिस से इसलिए इख्तलाफ है कि ये सब सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है और ये मगरमच्छ के आंसू हैं। इसमें जितनी भी मिसालें आपने दी हैं उनको एक एक करके डाइसेक्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा किसका कहाँ पे कसूर है। आपने मोहसिन नकवी साहब और सीडीए की बात की, तो सीडीए के अंदर 18वें ग्रेड के अफसर को 20वें ग्रेड पे कौन लगा रहा है? एक एक अफसर के पास 3-3 डेजिग्नेशंस क्यों हैं? तो मुजरिम आप खुद हैं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने जिस ताकतवर ठेकेदार की बात की है, जब सेनेट में तरमीम में उसका वोट चाहिए होता है तो उसी अहमद खान खिलजी का वोट जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए लिया जाता है, तो वो ठेकेदार उस वक्त काम आता है। इसी तरह अगर अवैस लगारी साहब ये कहते हैं कि जी बिजली के मसले हैं, तो आईपीपीज का जो बिल है वो 3400 अरब तक पहुंच चुका है और उसके लिए अवैस लगारी साहब ही 1250 अरब रुपए का कर्जा लेते हैं। और अगर कोई ये कहे कि वो सूदी कर्ज है तो उस पर वो माइंड कर जाते हैं, वो कहते हैं इसको सॉफ्ट फंडिंग का नाम दिया जाए। तो ये सारा मामला मेरा ख्याल है कि इसलिए दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं हो रहा कि हर एक के अपने अपने स्टेक्स इसमें मौजूद हैं। जहां पर उनके पीस ऑफ केक में कोई मसला आता है वहां पर उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। अदरवाइज वो इस सारी करप्शन के अंदर बराबर के शरीक और जिम्मेदार हैं। तो ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है, मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो बाकी तमाम जगहों से अपने फवायद हासिल कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर कहीं पे उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके ऊपर फिर उनकी रोना धोना और चीखम धाड़ शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई बेबस है या करप्शन इतनी बढ़ चुकी है। करप्शन इनकी मर्जी से हो रही है और जहां पर इनके स्टेक्स को नुकसान पहुंचता है वहां पर इनको करप्शन बुरी लगती है। अदरवाइज करप्शन के मामलात में आपने जावेद लतीफ साहब की बात की, बाकी जितने भी लोगों की बात की, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं कि अगर सिस्टम के अंदर आपको एक तरफ से नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ से डीसी शेखुपुरा को अपॉइंट करने वाला कौन है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, मरियम नवाज शरीफ है, वो कौन है? क्या वो मुस्लिम लीग नून के नहीं है? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अवाम को अपनी बेबसी दिखाना बंद की जाए। ये सिर्फ एक ढकोसला है, प्रिटेंड करना है कि जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आप किसी दूसरी जानिब से तो आप अपने तमाम मुफादात हासिल कर रहे हैं, आप उस डर्टी गेम का हिस्सा हैं, आप उस करप्शन के अंदर से अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आपको कहीं नुकसान पहुंचता है तो वहां पे आपको याद आना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं मामलात खराब हो चुके हैं। तो मैं इस पूरे थीसिस से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। सिस्टम के अंदर ये तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बेनिफिशरी हैं और उस बेनिफिशरी होने के बाद अगर कहीं पे कोई 2-4% इनके मफादात को जक पहुंचती है तो वहां पर फिर ये आवाज उठाते हैं। नस्ल अहमद साहब, क्योंकि ये जो डिटेल माजिद निज़ामी साहब ने एक्सप्लेन किया, वो जो तमाम एग्जांपल्स हमने पुट की अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, उनको ज़रा एलैबोरेट कर दिया, ये वैसे मुनासिब नहीं लगता कि हम ये कहें, लेकिन लगता फिर ऐसे बयानात से या ऐसे सिस्टम से ये है कि फिर तो स्टेट फेल हो गई है, एक हम डिज़ास्टर या फेलियर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि वो जिन्होंने करना वो खुद गिले शिकवे कर रहे हैं। तो फिर ये पे तस्लीम भी कर लिया जाए कि निज़ाम फेल हो गया है और इस निज़ाम से अब हमें कोई अच्छे की उम्मीद नहीं। देखिए, ये निज़ाम तो बहुत सीधा हो चुका है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पहली बात ये है। और दूसरा, जिस बजट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बजट आवाम का कचूमर निकालने के लिए आएगा। इसमें आपको IMF की उन शराइत को मानना है जो वो मुसलसल आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि क्योंकि आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके, आप अमीर आदमी से टैक्स ले नहीं सकते, आप बड़े बड़े माफियाज को हाथ डाल नहीं सकते, आप टैक्स नेट को जो है बढ़ाने में नाकाम रहते हैं। तो वो आपसे कहते हैं ठीक है GST बढ़ा लें, GST 1% और बढ़ा दिया जाएगा ताकि आपको पैसे वहां से आ जाएं और IMF को आप पैसे देने के काबिल हो सकें। इसी तरीके से आप लेवी बढ़ा लेते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर आप टैक्स लगा लेते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो आपने मैकेनिज्म बना लिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उससे जो है एक रिक्शे वाला, एक रेडी वाला भी टैक्स देने के उस नेट में आ जाता है। अदरवाइज तो आपको होना ये चाहिए कि आप उन तमाम तबकात के ऊपर टैक्स लगाएं जो इस मुल्क में पैसे बना रहे हैं और उनसे जायज तरीके से टैक्स वसूल करें। अपनी करप्शन का आप खात्मा करें, इदारों को आप बेहतर करें, इदारों की परफॉर्मेंस को आप देखें। और अगर FBR टैक्स कलेक्शन में नाकाम रहे, ऐसे अफसरान को आपने चार डालने, उनको फारिग करें। लेकिन मसला ये है कि जब वो उनकी परफॉर्मेंस सही तरीके से हो नहीं पाती तो आपको IMF के दबाव के तहत जाना पड़ता है। वैसे नसरुल्लाह मलिक साहब, करें वाला लफ्ज तो बहुत दफा सुन लिया, करें, क्या एक भी शख्स मौजूद नहीं है जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर पुट कर सकें कि हाँ ये सिस्टम बेहतर हो सकता है, अगर कहीं खराबी है तो वो ठीक भी तो हो सकती है? तो फिर इतनी मायूसी क्यों पैदा हो गई है सिस्टम में? कॉम्प्रोमाइज सियासत है हमारे यहाँ जो है वो आपकी सेल्फ जो है
वो इतनी ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट है कि कोई शख्स समझता है कि ठीक है उसे मौका मिल गया, वो अपने लिए कितने फायदे उठा सकता है। दूसरी आपकी कैपेबिलिटी का इशू है आपके यहाँ। दूसरा तीसरा मसला ये है कि आप कितनी डिवोशन है आपके अपने काम के साथ। मसला ये है कि जिस मुल्क की सियासत जो है वो अपने इख्तियारात में इजाफे के लिए, वो अपने शान और शौकत को बढ़ाने के लिए और महज इसलिए सियासत की जाए कि आप अपने आप को नुमायां करना चाहते हैं, अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं और आप अपनी अथॉरिटी को जो है वो यूज करना चाहते हैं। जबकि अगर आपकी सोच अवामी खिदमत नहीं होगी, जब आपकी सोच ये नहीं होगी कि ठीक है आपके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अब आपको सिर्फ अवाम की खिदमत पे फोकस करना है, तो फिर चीजें जाके दुरुस्त हो सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सियासत एक तिजारत का रूप धार चुकी है। सियासत में वही लोग आते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, मजीद पैसे बनाना चाहते हैं। सियासत किसी मकसद के तहत नहीं होती। हमारी सियासत जो है वो खालिस्तन जाती मुफादात के इर्द गिर्द घूमती है। लोग पार्टियां बदलते हैं, लोग ओहदे हासिल करने के लिए लड़ रहे होते हैं, लोग ओहदे हासिल करने के लिए खुशामद कर रहे होते हैं अपनी लीडरशिप की, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो उस पोजीशन में हैं वो इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब नहीं होंगे तो यकीनी बात है वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सियासत में आने का, ब्यूरोक्रेसी में जाने का और उन पोस्टों पे जाने का ज्यादा शौक होता है जहाँ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल आप भरपूर तरीके से कर सकते हो। राइट लेकिन फिर जब आपने बात की सियासत के हवाले से, तो वो सियासी हमें जो है वो स्पेस भी बड़ी कम नज़र आ रही है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से वही रिवायती हमें इल्ज़ामात नज़र आ रहे हैं। वो जो एक हुकूमत आती है उस पर एक बर्डन होता है कि वो अपनी कारकर्दगी से आवाम को कायल कर ले और वहाँ से वो वोट बैंक अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, वो भी हमें कहीं नज़र नहीं आता। फिर ये सिस्टम में सियासी जमातों के जो एक दूसरे के इल्ज़ामात हैं, ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, इस पर ज़रा हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। तलब किया गया और वजीर आला सुहेल आफरीदी और सूबाई वज़रा नाराज अरकान असम्बली से राब्ते करके उन्हें मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाराज अरकान की तरफ से भी बाहमी मुशावरत के लिए इजलास करने की खबरें हैं। ज़राए का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा अरकान असम्बली वजीर आला सुहेल आफरीदी से नाखुश हैं। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान का शिकवा है कि सूबे में गवर्नेंस और अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। वजीर आला ब्यूरोक्रेसी से अपनी बात मनवाने में नाकाम है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान का जो एक्शन है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह बाकी जगह पर 2024 के इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रहे वही रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात का नज़र आती है। सईद काजी साहब, अगर इस तमाम सिचुएशन को रीड किया जाए तो ऐसा लगता है कि वो एक जो जमहूरियत है या जो सियासी जमातें हैं जिसको अवाम वोट देते हैं, मुंतखब करते हैं, उस सियासत से लोगों का एतबार, मुझे ऐसा लगता है जब लोगों से बात की जाती है उस जमहूरियत से एतबार उठता जा रहा है या कमज़ोर होता जा रहा है। ये सब कुछ करने के बाद इन सियासी जमातों को खुद क्या हासिल वसूल होगा, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि देखें, ये अब जमहूरियत का नाम लेना छोड़ दें, इसका सान इर्ताल कब से हो चुका। और अभी आपने रिसेंटली एक प्यू इदारा है अमेरिका का, उसकी रिपोर्ट भी आपने देखी होगी कि 12% मुल्कों में कोई पूरी भली जमहूरियत है, रली मिली सी इस तरह कोई मशकूक सी जमहूरियत रह गई है। बाकी जो रूलिंग क्लासेस हैं दे कैन नॉट अफोर्ड ये ह्यूमन राइट्स का मजाक जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जमहूरियत का मजाक अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह मेरे दोस्तों और भाइयों ने कहा और जिस तरह मैं नसरुल्लाह मलिक मेरे भाई ने कहा कि यार ये एक कारोबार बन गया है, तो एक तिजारत बन गई है, तो तिजारत में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ही जो है वो ही रूल करती है। तो दूसरी बात ये कि जो पहले थोड़ी देर पहले बात की माजिद निजामी साहब ने, मैं हार्डली एनी पार्टी विद एन आयोटा ऑफ यानी क्रेडिबिलिटी वो डिसएग्री नहीं कर सकता मैं उनसे, और कोई भी नहीं कर सकता कि जब इनके अपना कुछ छोटे मोटे केक का फर्क पड़ता है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको याद है वो किधर गया रेवेन्यू अफसर था जो सियालकोट का, मसला हल हो गया जिसकी वजह से उसका नाम लिया गया था। और ये भी हम जानते हैं कि उनका मेन बेनिफिशियरी कौन था सियालकोट में। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल। अब ये रहेगी जमहूरियत वाली कहानी जो है वो फारग है, वो नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि पावर दैट भी जो है अब इसकी क्या जरूरत रह गई है। इतना बेशुमार फंड है हमारा, हमें बता दिया करें ये आपका जमहूरी, बल्कि एक तरमीम लाएं जिसमें पता चल जाए कि जी ये एक दो खानदान है, एक पंजाब से एक सिंध से, ये आपस में जो है इक़्तिदार का म्यूजिकल चेयर खेलेंगे। प्रॉब्लम वही है जो सब दोस्तों ने कहा, इनके गले मैशत पड़ेगी।
अगर आप 3 रुपए का 3.5 रुपए का अफगानी खरीद रहे हैं तो ये आप अभी तो चलें, रेलेवेंस है, ईरान इधर की जंग करा लें, माशाल्लाह हम बहुत बड़े देखे ना, हम हमारा जिरगा है, सुलह करा देंगे इनकी। मगर ये जो बजट आ रहा है, जिस तरह कहा मेरे दोस्तों ने, ये कितना बड़ा हमला होगा लोगों पर, और इस तमाम जंग का जो एक हमेशा हर क्राइसिस का जो बिल है वो अवाम के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। पेट्रोल, अच्छा ऑयल कंपनियों के प्रॉफिट हो रहे हैं, इनके अपने बंदे कह रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब इनकी पार्टी में हुआ करते थे, जो जिन्होंने हमें बताया, और वजीर खजाना थे कि जनाब रातों रात कई करोड़ों के जो है एक पेट्रोल पंप को बकौल उनके जो है वो पैसे दे दिए गए। आई डोंट नो उन पैसों को अगर दे दिए गए बकौल उनके तो उनका बेनिफिशियरी कौन था। तो ये अपना ये बहस ना करें, ये बड़ी तकलीफदेह बहस है कि जी वो एक देखिए एक जमहूरी मुल्क है, ये होता है वो होता। नो, इवन ये इसको छोड़ दें। इंडिया में मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। इंडिया में एक स्टडी की एक प्रोफेसर ने, क्योंकि फिगर आई कि तकरीबन 47 से 48% हार्डन क्रिमिनल जो लोकसभा में और राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो एक इंडियन प्रोफेसर था, उसने कहा भाई जो कनटुट्टा है इंडिया में वो उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है बनस्बत शरीफ आदमी के। और फिर उसकी वजह भी उसने बताई। उसने कहा कि आपका जायज काम भी जो है वो कनटुट्टा करा सकता है। थाने में अगर आपको नाजायज ठेकेदार पकड़ के लेके है तो वो कनटुट्टा ही करा सकता है। तो मैं नहीं कर, ये तो उसने इंडिया के बारे में स्टडी की थी। मुमकिन है पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ हों और उसकी कोई रेलेवेंस ना हो पाकिस्तान में। तो ये है, आप समझते हैं कि वो निजाम को इस हद तक कर दिया गया है कि उसके अंदर इतनी खामियां आ गई हैं। माजिद निजामी साहब, अब सिचुएशन के अंदर क्या वाकई जो वज़ीर आला के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 20 अरकान उनसे नाराज हैं और उनको मनाने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से जीबी में भी कंपेन नहीं कर पा रहे, क्या वाकई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफी मुश्किलात में है? आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? मैं आप सवाल पूरा सुन नहीं पाया आपका। ये माजिद निजामी साहब से, काजी साहब मैं सवाल करता हूं। जी ठीक, ओके गो जी, मेरा ख्याल है कि ये सारी ऐसी कहानियां हैं कि जो सियासी वक्त गुजारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की जो भी पार्लिमानी स्ट्रेंथ है या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसका ताल्लुक इमरान खान से है। नीचे जितने मर्जी लड़ाई झगड़े होते रहें, जितने भी लोग आते रहें जाते रहें, जो लोग इमरान खान के ऑर्डर से थोड़ा सा डिफरेंशिएट होते हुए उससे इख्तलाफ करेंगे तो वो इन लाइन नहीं रहेंगे। हमारे सामने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हाल सामने है, इसी तरह तहरीक इंसाफ नजरियाती हमारे सामने है। तो ये पार्लिमानी पार्टी को भी पता है और पॉलिटिकल पार्टी को भी पता है कि ये सारा मामला इमरान खान के अहकामात के मुताबिक ही होगा। लेकिन उससे नीचे नीचे पार्टी बिल्कुल इख्तलाफात का शिकार है, और वो चूंकि इंटरनली उनकी कोई डे 1 से ऐसा प्रॉपर पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये लड़ाइयां वो लड़ते रहेंगे, इख्तलाफात होते रहेंगे, उनको ऊपर से समझाया जाता रहेगा। क्योंकि अभी इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त है और चूंकि गवर्नेंस का कोई मॉडल बन नहीं सका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और डे 1 से ही तहरीक इंसाफ ने जब अपना बयानिया ही ये रखा कि जी हम तो खान को छुड़वाने आए हैं, हम कोई नालियां सड़कें गलियां नहीं बनाने आए, तो मेरा ख्याल है कि वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया था। उसका नुकसान ये हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा को तो एक गवर्नेंस मॉडल के तौर पे इमर्ज करना चाहिए था कि हम बाकी सूबों की निस्बत किस हद तक बेहतर है, कहाँ कहाँ हमने पॉजिटिव चेंज की है। लेकिन ना तो इमरान खान रिहा हुए, ना गवर्नेंस मॉडल के ऊपर कोई काम हुआ। तो दोनों मामलात के अंदर तहरीक इंसाफ बिल्कुल नाकाम नजर आती है और इसी वजह से इनके अंदर इख्तलाफात भी हैं और ये इसी तरह ही चलते रहेंगे। लेकिन ये समझना कि सुहेल आफरीदी को हट जाएंगे, वो उसी दिन हटेंगे जिस दिन अडियाला से कोई पैगाम आएगा। उससे पहले पार्लिमानी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी इतनी इस्तात या ताकत नहीं रखती कि वो कोई बगावत करके इमरान खान के सामने खड़ी होकर कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप बना ले। आमिर खाकवानी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत ऑपोजिशन दोनों ने अवाम को बस इंगेज ही रखा हुआ है, संजीदा कोई भी नहीं नजर आता? देखिए, एक खास सतह पे तो ये बात ठीक है, लेकिन अपोजिशन की अगर बात खासतौर पर तहरीक इंसाफ ही करे तो वो खुद बेचारी, मतलब क्या कहा जाए, आप तो जानते ही क्या उनके साथ हो रहा है। तो जो कि है, मतलब केपी में वहां पे आपने जीबी की बात की, तो जीबी में उनको कंपेन चलाने कहाँ दी जा रही है, तो ये तो खैर एक अलग मसला है। मैं तो सच्ची बात है कि ये जो अरकान असम्बली के फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं नाराज और ये इस तरह के बागी, मुझे इनसे कभी कोई हमदर्दी महसूस नहीं हुई। मैंने तो देखा हमेशा, मेरा तो जो मुशाहिदा पिछले 30 सालों का है, मुशाहिदा कहें या जो भी कहें, उससे जो भी हमारे इतलात सामने आती हैं, अल्टीमेटली पता लग रहा होता है कि ये उनके पैसे लेने के
और वो कोई जोड़ तोड़ सियासी या कोई हुकूमत उल्टाने की पीछे कोई और ताकत इस्तेमाल हो रही होती है, चीजें हो रही होती है। हमारे यहाँ मेरे तो ख्याल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक और इस तरह की टर्म भी, जिस तरह काजी साहब ने कहा ना कि भाई जमहूरियत को उन्होंने खुद सिरे से जमहूरियत को ही उन्होंने कहा कि भाई ये भी एक बड़ा नुमाइशी हो गया, और हो गया है वाकई एक लिहाज से। लेकिन कम से कम ये टर्म जो है ना, ये भी बदल देनी चाहिए। अभी आपने फारूक ब्लॉक तो नहीं कहा, लेकिन अगर ये नाराज वाकईदन है या इस तरह है, तो पता लगेगा चंद दिनों में ये फारूक ब्लॉक बन गया और फिर पता लगेगा कि केपी में हुकूमत तब्दील हो गई है, तहरीक इंसाफ की चली गई है, इधर उधर बिखर गई है बेचारी, पहले ही जो उसके हाल है उसके मजीद, और पता लगेगा कोई और हुकूमत बन गई है। तो ये जो है ना, ये जो अराकीन नाराज होते हैं ना, मैं तो समझता हूँ कि अगर में कोई असूल और अगर सच्ची बची वाकई अगर इनमें अखलाकी जरूरत है तो खुल के इजहार किया करें, बात अपनी पोजीशन दिया करें, और ज्यादातर इनके अपने मफादात, अपने मसाइल, अपनी चीजें ही होती हैं। ठीक, मतलब सिर्फ केपी की हद तक मैं नहीं कह रहा, मतलब हर जगह तकरीबन हमने तो देखा है, पंजाब में भी ये जहां भी ऐसे चलते हैं, ये ब्लॉक बनाए जाते हैं, नाराज लोग होते नहीं है, उनको नाराज कहा जाता है, कोई उनको और चुपके से यानी आप ये समझते हैं कि समाव ऐसा भी होता है कि जिस तरह केपी की मिसाल ही हम ले रहे हैं 20 लोगों की, तो वो खुद वहाँ की हुकूमत पर जो है वो प्रेशर डालने के लिए भी होता है कि देखो 20 लोग जो है वो नाराज हैं, तो और भी नाराज हो सकते हैं, तो चलें मामलात को आगे लेकर इकट्ठे लेकर चलते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, क्योंकि अब ये जब बात हो रही है कि पाकिस्तान तरीके, जब जीबी के इलेक्शन की अगर हम बात करें, तो क्यों हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं हमें नजर आती कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लिया जाए? क्यों पीटीआई को मौका नहीं दिया जा रहा? क्योंकि पीटीआई तो एक यही पूरा स्ट्रक्चर या अपना बयानिया बना रही है दोबारा से, और यही बयानात हैं उनके कि देखें जीबी में हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें सुबह बदर किया जा रहा है, हमारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है, हमें एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है, हमें जो इंतखाबी निशान नहीं दिया जा रहा। तो क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? देखिए, हुकूमतें कभी पॉपुलर नहीं होती पाकिस्तान में, और खास तौर पे जब आप किसी लीडरशिप को जेल में डाल देते हैं, गिरफ्तार हो जाती है, भले से उसके ऊपर मुकदमात जायज ही क्यों ना हो, तो पॉपुलैरिटी फिर उसके पास चली जाती है। हमारे यहाँ मजलूमियत की सियासत है, हमारे यहाँ मजलूमियत का कार्ड खेला जाता है। हमारे यहाँ जेल में जाने के बाद लीडर बड़ा लीडर बन के बाहर निकलता है, इसलिए कि पब्लिक उसकी सपोर्ट करती है, पब्लिक ऐसी चीजों को पसंद करती है। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मद्दे मुकाबल है, जिस तरीके से कौमी इदारों के ऊपर हमला आवर है, जिस तरीके से वो इस वक्त फौज की लीडरशिप के खिलाफ जो महाज लड़ाई की सियासत की जा रही है, मुल्क से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता यूट्यूबर्स या मैं ये कह लें कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिस तरीके से वो कैंपेन चला रहे हैं, उससे आप बजाय जो है सियासत जो है वो एक क्लैश की सूरत में ले गए हैं। और जब सियासत क्लैश की सूरत में चली जाए तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि आप एक टकराव की पॉलिसी रखते हो, आप इनकलाब लाने की बात करते हो और आप जो है एक पुरअमन फिर सियासी जिद्दोजहद भी साथ मिलाकर कर सकें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा, उनके ऊपर मुश्किलात हैं, उनके रास्ते में रुकावटें हैं, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आप मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मुल्क की एक उस इदारे के साथ जो नेशनल जिसकी सिक्योरिटी जिम्मेदारी है, उसको आप टारगेट करके उसके साथ लड़ के आप सियासत करना चाहेंगे, तो ऐसा पाकिस्तान की सियासत में बहरहाल मुमकिन नहीं है। ये अलग बात है कि आप ये समझें कि जनाब ठीक है, हमें ये पॉपुलैरिटी से मिल रही है, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट इकट्ठा कर रहे हैं, हमें जो है तनकीद की सूरत में हमें पजीराई मिलती है, लेकिन ऐसी तनकीद आपको फिर उस बंद गली में ले जाती है जहां फिर आपको ये नजर आता है कि आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ सियासी जमातें कोई जंगजू जमातें नहीं होती, सियासी जमातें जो है अपना रास्ता बनाती हैं, डायलॉग करती हैं, बातचीत करती हैं, तनकीद करती हैं, लड़ाई नहीं लड़ती। जब आप लड़ाई लड़ने के मूड में चले जाते हैं तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। राइट। आमिर खाकवानी साहब, आप क्या समझते हैं, मुख्तसरन में जान सकूं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासत कर रही है जो उसके लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरफ लेकर जा गया है जहां पर उसके पास इस किस्म की सियासत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? देखिए, सच्ची बात तो ये ऐसा बोल रहे मैं बहुत खुल के बात नहीं कर सकती। भारत तहरीक इंसाफ को कॉर्नर से तो लगाया गया, इसमें कोई शक ही नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो हमारे सामने है, उसके बाद भी जो चल रहे तहरीक इंसाफ को हमारे सामने है। मैंने तो अपनी जिंदगी में वाहिद कैदी देखा है इमरान खान को, हाई प्रोफाइल कैदी के तौर पर, जिनको 1 सेकंड के लिए भी बाहर खुली फिजा में यानी उनको नहीं मौका दिया गया। इससे पहले नवाज शरीफ साहब रहे, भुट्टो साहब रहे, जो भी कैदी रहे, बेनजीर भुट्टो रही कैदी, अदालत आते जाते हाथ हिलाते, तस्वीरें आती थी, सब कुछ थी। खान साहब को तो ऐसा नहीं है,
तो बहरहाल ज़ाहिर एक बात है, वो एक गैर मामूली किस्म का सलूक तो बढ़ता जा रहा है ना, और ये गैर मामूली ज़ाहिर नेगेटिव सेंस में है। कॉर्नर किया गया है। तहरीक इंसाफ की अलबत्ता ये है कि उन्होंने इस मुश्किल पेचीदा सूरत-हाल में इंतहाई शदीद दबाव से निकलने का रास्ता वो भी नहीं निकाल पाए। पॉलिटिकल जमातें, ये बात ठीक है, रसूलुल्लाह साहब ने ठीक कहा कि पॉलिटिकल जमातें हल निकाला करती हैं और भरे एक प्रैक्टिकल रास्ते निकालती हैं। वो खान साहब भी नहीं निकाल पा रहे। ये उनका है मसला है कि अब आपके सामने जितना भी मुश्किल किया, देखो लोगों ने जन ज़िया के दौर में, ज़िया के मार्शल में भी सूरत रास्ते निकाले थे ना, बेनज़ीर भुट्टो ने निकाले थे, और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी बहरहाल रास्ते निकालने की कोशिश की जाती है। कोई ना कोई आपको एक प्रेशर को हैंडल करते हैं, कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, यानी एक सियासी हल भी निकाला जा सकता था जिसमें थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो लूज प्ले किया। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि भारत के आर्मी चीफ की जानिब से ये धमकी दी गई है कि उनके तीनों फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही हैं और वो उसके लिए तैयार हैं। ये बयान इस मौके पर उनकी जानिब से क्यों आया, और भारत ने 1 साल पहले जंग से क्या अभी तक सबक नहीं सीखा, और अगर दोबारा ऐसी जारियत होती है तो फिर रवैया क्या होगा पाकिस्तान का? इस तमाम तस्वीर तलब बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों हजीमत और अपने सियासी अज़ाइम में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने अपने खिताब में एतराफ़ किया कि जदीद मैदान जंग में हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है, जबकि और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। और अस्करी तैयारी, बाहमी हमाहंगी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के मैदान में भारतीय फौज को चैलेंजेस का सामना है। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से सिंदूर 2 का बयान उस वक्त आया है जब भारत में मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। भारतीय हुकूमत पर बढ़ते हुए सियासी, समाजी और मुआशी दबाव पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने का सबब बन रहे हैं। जलंधर धमाका, पाकिस्तान से रवाबित पर गिरफ्तारियों के दावे और अक़वाम मुत्तहिदा में झूठा बयानियां बनाना भी भारत की दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के सिलसिले की कड़ी है। इसी पर बात करते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको क्या समझ आती है? ये मौका जंग का भी नहीं है, दोनों की टेंशन्स भी उस हद तक नहीं है, सीज फायर को साल से ऊपर हो गया। इस मौके पर ऐसा बयान भारत की जानिब से क्यों आ रहा है? देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान के लिए मसला ये है, जंग में वो शिकस्त खा चुकी, सफारती मैदान में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इस वक्त पजीराई भी है, सपोर्ट भी है। हिंदुस्तान एक पैनिक की कैफियत में है। हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है उसे तनकीद का सामना है। तो हिंदुस्तान कोई ना कोई ऐसी गलती करने के बारे में सोचता रहता है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं और इस बात को बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि अगर दोबारा हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला करने की कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा कहीं सख्त उनको जवाब दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं हमें हिंदुस्तान की तरफ से किसी खुशफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। दुश्मन किसी भी मौके पे आपके ऊपर हमलावर हो सकता है और हमें इसी अंदाज से अपनी सिक्योरिटी को देखना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, दिफा को मजबूत बनाना, उसकी तरफ जो है वो तेजी से कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपको टेक्नोलॉजी के मैदान में हमने बहुत अपने आप को प्रूव किया है और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा वक्त आता है तो पाकिस्तान की फोर्सेस भरपूर तरीके से उसका जवाब भी देंगी। लेकिन ये कहना कि हिंदुस्तान के यहाँ ये सोच नहीं पाई जाती, वहां ये सोच पाई जाती है। मार्का हक में शिकस्त के बाद हिंदुस्तान दबाव का शिकार है और पूरी दुनिया में उसे तनकीद का सामना भी है और खास तौर पर एक सफारती तन्हाई जो है वो मोदी सरकार को जीने नहीं देती। इसलिए वो इस किस्म की प्लानिंग या मनसूबाबंदी उनके यहाँ पाई जाती है। अलबत्ता हम तैयार हैं, हमारी कोशिश है कि हालात पुरअमन रहे, हम जंग और हमारी हमेशा से हम की ही कोशिश रही है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या अपनी उन नाकामियों को छुपाने के लिए जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, आज भी साल से ज्यादा हो गया भारत में पूछा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कि जो हुकूमत उनकी हुकूमत जो कामयाबियां डिक्लेयर करती है वो अब तक प्रूव नहीं कर सकी, तो उन सवालों के जवाब देने की बजाय ये ऑल्टरनेटिव जवाब रखा हुआ है कि जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए तो कह दिया जाए कि हम एक और जंग के लिए तैयार हैं? Actually, Indian Chief Army Staff, he is living in a fool's paradise because he knows what has happened with him in the Marka Haq Operation Sindoor, and they were given crushing defeat, and they know the difference in all battlefields. You can talk about Air Force, you can talk about ground operation, and naval operation, then we talk about electronic warfare, cyber warfare. Everywhere we defeated them, and defeated them in a way that they would always remember this defeat. And then now there's a lot of voices are coming up in their own
opposition in the public and to divert their attention, वो हमेशा ऐसी बातें शुरू कर देते हैं कि जिसमें ये पता चले कि अटेंशन डाइवर्ट की है, हम ऑपरेशन 2 की तैयारी कर रहे हैं। आपने ऑपरेशन 2 की तैयारी क्या करनी है? आप खुद कह रहे हैं कि जब इंटेलिजेंस इसमें, जब आजकल की लड़ाई में जब हम मूवमेंट करते हैं तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो एडवर्सरी को पता चल रहा है हम कहाँ मूव कर रहे हैं, तो आपने क्या बात करें मुझे ये बताइए। दैट मीन वी नो, और मार के हक में आप हैरान होंगे कि इंडिया की जो भी फोर्सेस मूव करती थी, जहां जाती थी, जिस जगह पर जाती, जो इनकी इंटेंशन होती थी, हमारी ISI, हमारी मेन इंटेलिजेंस को पता होता। दैट इज द मार्क्ड। और उसके बाद सेकंड ये कि इस स्टेज के ऊपर ये जो यूनिफाइड की बात करते हैं कि हम बड़ी ऑपरेशन संदूर 2 में हम ये कर रहे हैं, दैट मीन दे एक्सेप्ट कि संदूर 1 में इनको बड़ी मार पड़ी है एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव एनीथिंग। पाकिस्तान इस रीजन का रीजनल स्टेबलाइजर बन गया, इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडियन पब्लिक सख्त नाराज है हुकूमत से, आर्म फोर्सेस जिस तरीके से उनको मार पड़ी है, और इन्होंने जो गोदी मीडिया ने एक बहुत हिस्टेरिया क्रिएट हुआ था वो आपके सामने है। फिर हमारी मिडिल ईस्ट में देखें हमारी क्या बात कहाँ तक जाती है, हमें कहा सुना जाता है, स्टैटिक दुबई मुआहदे हमारे साथ हो रहे हैं, हम पीस मेकर बने हुए, हम सालिस के किरदार कर रहे हैं अमेरिका के साथ। ये तो बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब कि हमने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। माजिद निजामी साहब, इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि 1 साल पहले, क्योंकि बहुत कुछ तब्दील हुआ पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए फ़ख्र भी है उसमें और शॉकिंग भी था एक दुनिया भर के लिए भी कि पाकिस्तान ने किस तरह अचीवमेंट की, और फिर 1 साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर तो पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हुआ, पाकिस्तान का किरदार भी बेहतर हुआ। सो दोबारा ऐसी गलती भारत क्यों करना चाहता है या ये बयानात क्यों दे रहा है? मेरा ख्याल है कि जी जब किसी भी बयानिए में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, शफाफियत नहीं होती और मसनूई तरीके से उसे उभारा जाता है तो फिर उसे इसी तरह की नाकामियां मिलती हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर भी अगर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों, केरला की बात करें या बंगाल की बात करें, तो एक ही चीज वहां पे डिस्कस हो रही है कि ऐसा क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जंग बंदी के बाद एक लफ्ज भी नहीं बोल सके और वो ये बता भी नहीं सके कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो जंग बंदी हुई है। तो उनको इंटरनली इस तनकीद का सामना है, जो इस बात का वाज़े इजहार है कि वो जितना मर्जी बड़ा एक बयानिया बनाने की कोशिश करें, लेकिन जब बुनियादी फैक्ट्स, बड़ी बेसिक नॉलेज की जो चीजें हैं, वो जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी उस वक्त तक उनको नाकामी रहेगी। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि लाज़मी बात है कोई भी चीज़ होती है उससे हर कोई सीखता है, तो भारत ने क्या सीखा 1 साल पहले और फिर वो अब क्या नई स्ट्रैटेजी के साथ ये बात कर रहा है कि वो दोबारा हमला कर सकता है या हमें ये खदशा रहता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा? देखें, इन्होंने कुछ नहीं सीखा, इन्होंने सिर्फ सीखा है अपनी पब्लिक को झूठ बोलना, उनसे ब्लफ करना, उनके अटेंशन डाइवर्ट करना। गोदी मीडिया ने आपके सामने जो कुछ किया वो अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर गए हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने, चाहे वो पहलगाम हो, पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, जहां भी किया, उसके बाद आप दुनिया को पता चल गया कि झूठ बोलते हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू नाउ गो ट्रेन। जो खुद कह रहे कि हम अभी तीनों सर्विसेज की आपस में यूनिफाइड करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन दे आर नोवेयर इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड आल्सो आई वुड से साइबर वॉरफेयर। आप किसी अपने एयरफोर्स भी तकरीबन ग्राउंडेड है, दे हैव नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन एयर एंड ग्राउंड, जिसकी वजह हमने इनको मार मार के इनके 8 जहाज गिरा दिए। और जो हमने इनकी ग्राउंड, हमारे मिसाइल ने किए, फतेह 1 ने क्या हाल किया, हमने इनकी S-400 उड़ा दिए। ये दे आर ट्राइंग बट दे हैव नॉट बी एबल टू मैच अप, दे कैन नॉट। बाय द टाइम आप ये देखें ना कि हम अपनी अभी ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर हम क्या करें, हमने जियो डिफेंस फोर्स नया हेडक्वार्टर बना लिया, यूनिफाइड कमांड बना ली, तीनों सर्विसेज, उसके बाद लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, सारी इंटेलिजेंस सर्विस उसमें, आर्म रॉकेट कमांड फोर्स उसके अंदर है, ताकि एक डिसीजन हो कलेक्टिव एंड देन एवरीबॉडी वर्क्स टुगेदर, डोंट वेस्ट टाइम। ये अगर 2 साल में ये किसी लेवल पहुंचेगा, हम उनसे 5 साल आगे निकल गए होंगे, तो दे कांट मैच। यानी आप समझते हैं कि हम मॉडर्न वॉरफेयर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर भारत हमें बहुत पीछे नजर आता है। बाकी मैं मानूं कि मैं कमेंट शामिल नहीं कर सका इस मामले के हवाले से क्योंकि वक्त की किल्लत थी, लेकिन बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, माजिद निजामी साहब, सईद काजी साहब, आमिर खाकवानी साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।